सो लास्ट क्लास में हमने 5 पॉइंट के हमने ऐसे ही सिर्फ 5 पॉइंट पढ़े थे, समझे थे, ठीक है। अब उसी पे ही ब्रीफ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला तो कस्टमर नीड्स वांट्स, तो हमें पता ही है कि नीड्स हमारी नेसेसिटीज होती हैं और वांट्स हमारे जो हमारी डिज़ायर्स है, ठीक है। अब मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था उसमें कि नीड्स और वांट्स को कैसे एक सप्लायर, कैसे एक सेलर बनाता है वांट्स को, ठीक है। तो अब डिमांड्स क्या होती है? डिमांड्स हमारी जो कि नीड और वांट्स को मिला के हमारी मार्केट की डिमांड बनती है, ठीक है। और जो ये नीड्स और वांट्स है, यही हमारे मार्केट को बनाती है। इसी की वजह से पूरा मार्केट बनता है। नीड्स क्या, मार्केट में क्या मिलता है? कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को तो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं हम, है ना। तो पूरा मार्केट बनता है इसी पे, नीड्स एंड वांट्स की वजह से ही, ठीक है। फिर उसके बाद कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कैसे करता है एक बिजनेसमैन, ठीक है। अ बिजनेस कैन सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू मार्केट ऑफरिंग। कैसे सेटिस्फाई कर सकता है? मार्केट में ऑफर करके। क्या ऑफर करेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस। या तो प्रोडक्ट ऑफर करेगा, या सर्विस देगा, या कोई इन्फॉर्मेशन देगा, या एक्सपीरियंस देगा, ठीक है। या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन ऑफर करेगा। ऐसे कुछ ऑफर करेगा तभी तो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को वो सेटिस्फाई कर पाएगा, है ना। तो ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई नीड अ वांट। In this process, customer needs should be given the greatest attention and marketing offering should be created or recreated to satisfy the customer needs. और इस प्रोसेस में जब हम वांट्स और नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, किसके ज़रिए? ऑफ़र करके, कुछ चीज़ें ऑफ़र करके, ये 4 चीज़ें ऑफ़र करके हम नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें किस पे ध्यान देना है? कस्टमर की नीड्स पे, कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। जिससे कि हम जो ऑफ़र कर रहे हैं उसको बना सके या फिर उसमें कुछ चेंजेस ला सके नीड्स एंड वांट्स के ज़रिए। मतलब नीड्स एंड वांट्स के को पूरी करने के लिए ऐसे कौन से चेंजेस हम उसमें ला सकते हैं, वो हम लाएं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि सेलर्स जो होते हैं वो कुछ गलतियां कर जाते हैं, और वो गलती क्या होती है कि वो अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं बजाय मार्केट की नीड पे, कस्टमर की नीड पे, ठीक है। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे ना ध्यान देके वो अपने प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और ये गलती की वजह से वो सफ़र कर जाते हैं कि अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और कस्टमर की नीड्स पे ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कि कस्टमर को तो चाहिए कि हमें जो प्रोडक्ट मिले उससे हमें कुछ बेनिफिट हो, ठीक है, वो चाहिए हमें। कस्टमर ये नहीं देखने जाएगा कि आपने कौन सा कितनी आपकी कॉस्ट लगी है, कैसे आपने कैसे एम्प्लॉयज़ रखे हैं आपने उस चीज़ को बनाने के लिए, आपने अब्रॉड का सामान रखा है उस सामान में। अगर अब्रॉड का भी सामान हो और हमारे किसी काम का ना हो तो कस्टमर तो नहीं खरीदेगी ना, चाहे वो कितना ही अच्छा सामान क्यों ना, हमारे काम का ही नहीं है जब, तो हम क्यों खरीदेंगे। तो इसी वजह से सेलर गलती कर जाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और इस गलती की वजह से उसको कहा जाता है मार्केटिंग मायोपिया, कि अपने प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान जबकि हमें ध्यान देना चाहिए था कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को, ठीक है। तो इसकी वजह से वो लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो नीड्स एंड वांट्स में तो ज़्यादा समझने का कुछ था नहीं, तो समझ आ ही गया होगा, पहले भी करा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड प्रोसेस है हमारी डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू। कि कस्टमर वैल्यू क्या है, कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो हमारी कस्टमर वैल्यू है, ठीक है। अब उस कस्टमर वैल्यू को ऐसे कैसे क्रिएट करें, मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें हमारी कस्टमर वैल्यू आए, ठीक है। हमने देखा कि नीड्स एंड वांट्स हमने कस्टमर की जानी,
अब फिर उस नीड्स एंड वांट्स को जान के काम तो नहीं हो गया ना, हमने नीड्स और वांट्स जानी, अब अपने आप तो हम ऑफर नहीं कर सकते, तो हमें उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा जिसमें वो नीड्स एंड वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना, ऐसे प्रोडक्ट बनाने की प्लानिंग करना कि उसको कैसे हम सेटिस्फाई, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकें। जैसे कि अ वैल्यू प्रोपोजिशन इज़ द सेट ऑफ बेनिफिट्स अ कंपनी प्रोमिसेस टू डिलीवर टू द कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, कि जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है अपने कस्टमर से कि उनकी नीड्स को वो सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि हमने कोई एक नीड, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, मेरी कस्टमर है, ठीक है। अब कस्टमर, कोई एक कस्टमर है जिसको चाहिए कि बिस्किट में टैंगी फ्लेवर, उसको 3-4 फ्लेवर की मिक्स उसको फ्लेवर चाहिए। तो कौन कौन से फ्लेवर, जैसे कि स्वीट, सार और मतलब तीखा, और कोई भी एक मान लो 3-4 फ्लेवर का मिक्स उसको चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये जान लिया कि उसको चाहिए, ठीक है, ये 4 फ्लेवर का मिक्स उसको एक प्रोडक्ट चाहिए, बिस्किट चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये सोचना है कि ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाऊँ कैसे। अब मैंने सोच लिया, अब मुझे इस प्रोडक्ट पे बनाना है, बिस्किट बनाना है जिसमें ये चारों फ्लेवर मिक्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू होता है कि पहले कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानना, अब फिर उस नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, BMW प्रॉमिस करती है कि वो एक अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन बनाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पहले नीड्स एंड वांट्स को जाना कि कस्टमर को क्या चाहिए, अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन चाहिए, और फिर BMW ने प्रॉमिस किया कि हाँ, हम अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन बनाएंगे, ठीक है। समझ आया? आ गया। फिर उसके बाद वैल्यू प्रोपोजिशन कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट अ ब्रांड फ्रॉम कंपीटिंग ब्रांड्स एंड गेट कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द टारगेट मार्केट। जैसे मैंने बताया अभी कि हमने 4 फ्लेवर का मिक्स बना के बिस्किट दिया, ठीक है। अब मार्केट में ऐसा कोई बिस्किट नहीं है, होगा बिस्किट के 2 फ्लेवर का होगा, 3 फ्लेवर का होगा, 4 फ्लेवर का भी अगर चलो होगा, तो हमने क्या किया, अलग बनाया, अलग फ्लेवर्स लिए हमने उससे। हमने क्या किया कि 4 फ्लेवर का मिक्स का हमने एक बिस्किट बनाया। तो हमने क्या किया, और प्रोडक्ट और जो कंपनीज थी उससे हमने अलग बनाया। तो हमारा क्या, हमारा जो ब्रांड है वो दूसरे ब्रांड से अलग है। तो वैल्यू प्रपोजिशन जो होता है हमें मदद करता है कि दूसरे कम्पिटिटिव ब्रांड से हमारा जो ब्रांड है वो अलग है, जिससे कि हमें टारगेट सेट करने का एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अलग है, ठीक है। देयरफॉर द मार्केटर्स मस्ट डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन फॉर द कस्टमर। तो इसीलिए मार्केटर को हमेशा स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन बनाना चाहिए ताकि वो ये टारगेट मार्केट वाला एडवांटेज भी ले सके। दे कैन कम्युनिकेट वैल्यू प्रपोजिशन टू द कस्टमर थ्रू वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजिंग एंड एक्सेट्रास। तो और फिर उसके बाद वो जब वैल्यू प्रपोजिशन अपना बना ले, उसके बाद वो फिर कस्टमर तक कैसे उसकी जानकारी पहुंचा सकता है, हमारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, ठीक है। फिर हमारा थर्ड प्रोसेस है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। नहीं, ये थर्ड प्रोसेस नहीं है। थर्ड प्रोसेस हमारा ये है डेवलपिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हम कैसे हमने सोच लिया कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, हमने सेकंड उसमें सोच लिया कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे हमने, ठीक है। अब फिर उसको जब हमारा वो प्रोडक्ट अब फिर उसके आगे की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे 4 ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और उसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को मार्केटिंग मिक्सेस भी कहा जाता है। 4 ऐसे एरियाज़ हैं हमारे जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और एरियाज़ में भी ध्यान देना पड़ता है, पर इन चारों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो कि हमारे पीज़ हैं, 4 पीज़ हैं हमारे, ठीक है। पहला पी है हमारा प्रोडक्ट, सेकंड पी है हमारा प्राइस, थर्ड पी है हमारा प्रमोशन एंड फोर्थ पी है हमारा प्लेस, ठीक है। अब फर्स्ट पी के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पी में क्या है हमारा प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी। तो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी में सबसे पहला हमारा कोर प्रोडक्ट हमने जाना कि हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाया। फिर उसमें हम देखेंगे कि कौन सा हम ब्रांड दें, उसको नाम दें, कौन सा ब्रांड का नाम बनाएं।
फिर उसमें हम कलर एंड डिज़ाइनिंग देखेंगे। अब उसकी वारंटी कितनी देनी है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसके बाद फिर उसकी सर्विसेज कैसे देनी है। लाइक एग्जांपल कि कोई एक फ़ोन ले लो, ओप्पो का फ़ोन ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, ओप्पो का हमने एक प्रोडक्ट बनाया, A5s का ओप्पो A5s बनाया, ठीक है। वो हमारा ओप्पो A5s मॉडल नेम है, ठीक है। वो हमारा कोर प्रोडक्ट है। फिर उसमें ब्रांड कौन सा लगा है हमारा, ओप्पो का, है ना, ओप्पो का वो लगा है हम पे। फिर उसके बाद हमने कलर एंड डिज़ाइनिंग कैसे रखी है। जैसे कि देखो, ओप्पो के फ़ोन में क्या होता है कि जो कवर होते हैं वो शाइनिंग कवर होते हैं, और बहुत से फ़ोनों में क्या होता है, रफ़ी कवर होता है, कुछ में शाइनिंग होते हैं, कुछ में रफ़ी होते हैं। तो वो कलर और डिज़ाइनिंग उसने अलग करी, ठीक है। कुछ फिर उसके बाद उसने वारंटी हर प्रोडक्ट, हर डिवाइसेस में मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में 6 मंथ्स टू 1 ईयर का वारंटी होता है, ठीक है। फिर पैकेजिंग उसने जो की फ़ोन की जो बॉक्स है उसकी पैकेजिंग, फिर उसकी सर्विसेज दे रहा है वो, जैसे वारंटी पीरियड में वो फ्री सर्विसेज दे रहा है। फिर उसके बाद वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद भी तो वो सर्विस दे रहा है ना, वो चार्ज ले रहा है पर अच्छी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई वो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट भी है प्राइस मिक्स स्ट्रैटेजी, कि प्राइस कैसे रखें हम। बेसिक प्राइस हमने एक रखी, कॉस्ट जो हमारी है उसमें कुछ हमने परसेंटेज अपना प्रॉफिट ऐड किया, और बेसिक प्राइस हमने डिटरमाइन की, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिट ऐसे कॉस्ट होती है जो कि हमें वापस मिल जाएगी। लाइक जैसे कि हमारा GST होता है, क्या होता है, आउटपुट GST एंड इनपुट GST होता है ना। जब कंपनी कोई सामान बना रही है तो रॉ मटेरियल में उसने क्या किया, इनपुट GST लगाया। अब जब वो सेल करेगी तब वो आउटपुट GST लगाएगी, तो इनपुट GST उसका क्या होगा, आउटपुट GST से उसका कवर हो जाएगा, है ना। तो वो इनपुट GST की इनपुट जो रॉ मटेरियल की GST है वो अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेगी। हमेशा देखा होगा कि जो GST होती है वो प्राइस के बाद लगती है ना, तो वो कॉस्ट में हमारी इंक्लूड नहीं होती है। वो ऐसे जो कॉस्ट होती है जो कि हमारी कॉस्ट बाद में रिकवर हो जाती है बिना कस्टमर के बिना भी, मतलब कस्टमर से रिकवर हम नहीं करते हैं, वो हो जाती है। इसमें ज़्यादातर मोस्टली टैक्सेस ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं वो हमारे क्रेडिट्स होते हैं। फिर डिस्काउंट की कितना मैक्सिमम एक लिमिट लगा दी कि डिस्काउंट इतना, एक लिमिट हो गई कि इतने हद तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि स्टूडेंट्स पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, हाउस वर्किंग वुमेंस पे, ऐसे कुछ भी कि डिस्काउंट किस पे कितना डिस्काउंट देना है वो हमने स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है। ये हमारा प्राइस मिक्स स्ट्रैटेजी था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड पी है हमारा प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजी, कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग से कर सकते हैं कि हम जो सेलर है वो खुद जाके सेल करे उसकी, ठीक है। तो अगर वो खुद जाके सेल करेगा तो उसकी अपनी वो क्या कोशिश करेगा कि उसकी सेल्स बढ़े। तो वो क्या करेगा कि जब वो हर कस्टमर से मिल रहा है तो कस्टमर रिलेशनशिप बनाते हुए चलेगा, कि कस्टमर से बात करते हुए चलेगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, उससे फीडबैक लेगा आप और उससे बोलेगा कि आप औरों को भी बताएं एंड ऑल, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइज हम देखते ही हैं, तो हमें पता है कि वो कैसे काम करता है, कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करता है। जो देखो एडवर्टाइजिंग में कि एक जो एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना। फिर थर्ड हमारा सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं हम। वो कैसे कर सकते हैं कि जो भी हमारे एजेंट्स को हम अपॉइंट कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी हमारे जो सेल्स कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की, उनको हम कमीशन ज़्यादा बढ़ा के दे सकते हैं। जैसे कि एक कमीशन तो होता है कि आपने टारगेटेड सेल कर दी तो उस पर आपको 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है। पर आप अगर सेल्स इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक जैसे कि अगर आप 50 सेल्स इंक्रीज़ करते हैं तो आपको हम आपको 3% इंक्रीज़ कमीशन देंगे। इंक्रीज़ कमीशन मतलब 10 + 3% कमीशन देंगे। एवरी 50 इंक्रीज सेल्स पे
3% ऐड होता जाएगा। तो अगर वो 100 सेल करेगा तो उसको 6% मिलेंगे, ऐसे करके कुछ भी वो सेल्स पे वो लगा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक रिलेशंस कि हमने प्रोडक्ट बेचा और फिर प्रोडक्ट जो हमारे कस्टमर है उनको पसंद आया और उन्होंने ही हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट कर दी, तो वो पब्लिसिटी होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हमारी, उसमें हमें कॉस्ट नहीं लगता, ठीक है। तो वो पब्लिक रिलेशंस से बनती है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पी है प्लेस मेक स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इसमें देखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उससे प्लेस रिलेटेड, कहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ पे हमें उसको स्टोर करके रखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कि कहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कस्टमर तक या फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाने का, कहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, उस डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाने का ट्रांसपोर्ट हम कौन सा लगेगा, लाइक जैसे कि अगर हमारा कोई ऐसी कंट्री में कोई ऐसे स्टेट में है जो कि बाय वाटर या फिर बाय एयर हमें जाना पड़ता है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का हमें ढूंढना, मतलब अगर बाय वाटर है तो शिप से जाएगी, बाय एयर है तो फिर एयरप्लेन से जाएगी, है ना। तो ऐसे करके फिर वेयर हाउसिंग और कहाँ पे स्टोर रखना है तो उसका प्लेस मेक स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर उसके बाद एम कार्थी ने कहा है कि ये जो 4 P's हैं, ये 4 P's मिलकर मार्केटिंग कंस्टिट्यूट द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिलकर मार्केटिंग कंपनी की मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं। और मार्केटिंग मिक्स इज इन फैक्ट अ मिक्स ऑफ मिक्सेस इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, इन सब का मिक्स है, ठीक है। मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है पूरी, ये 4 P मिलकर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। समझ आया? आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो मार्केटिंग में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब हम नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे और उनसे हम क्या कह रहे हैं, हम उनसे एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या उनको हम उनकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो उनको चाहिए वो हम दे रहे हैं, और उसके बदले में हम उनसे क्या ले रहे हैं, मनी वैल्यू ले रहे हैं। पहले क्लास में बताया था कि मनी वैल्यू हमारे एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या होते हैं कि जो भी हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं उनको उसके बदले में हम उनसे क्या ले रहे हैं, वो हमारे वैल्यूज़ है। मतलब कस्टमर को एज वैल्यूज़, मतलब वैल्यू के रूप में क्या मिला उनको, उनका प्रोडक्ट और सर्विस से मिला, ठीक है। और हमें वैल्यू के रूप में क्या मिला, हमें मनी मिली है, ठीक है। मार्केटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्शंस टेकन बाय द मार्केटर टू बिल्ड एंड मेंटेन डिज़ायरेबल एक्सचेंज रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर। मार्केटिंग क्या करता है कि जो हमारे कस्टमर हैं, जो उसको हमने टारगेट किया है, उससे एक्सचेंज वो तो कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट कर रहा है, वैल्यू में एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कर रहा है, ठीक है। अब उसके बदले एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के साथ साथ उसको क्या करना है कि उनसे रिलेशनशिप बना रही है ताकि वो उनका ट्रस्ट जीत सके, ठीक है। Marketers try to build strong relationship by consistently delivering superior customer value. Besides attracting new customers, they also try to retain the existing customers. These are the 2 basic goals of modern marketing. तो वो क्या करता है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनसे बातचीत करके, उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के, ठीक है। The key to building lasting customer relationship is to create superior customer value, that is, and superior customer value बना रहा है और deliver satisfaction। तो customer relationship बनाने के लिए कौन से 2 कीज़ हैं, पहला superior customer value बनाना, कि इसका मतलब है, देखो क्या होता है, हम मार्केट में क्या कर रहे हैं, हम मार्केट में उनकी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि हम कस्टमर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कस्टमर क्या है, कस्टमर इज़ द गॉड ऑफ द मार्केट कहा जाता है, कि कस्टमर अगर नहीं होगा तो मार्केट का कोई वही नहीं है, बिजनेस तो चलेंगे ही नहीं अगर उसको ख़रीदने वाला ही कोई नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए
हमें कस्टमर को अगर हम सुपीरियर ट्रीट करेंगे कि कस्टमर जो है हमारा भगवान है, ठीक है, ऐसे ट्रीट करना पड़ता है हमें और उनको उनका सेटिस्फैक्शन डिलीवर करना पड़ता है, जो वो जिससे वो सेटिस्फाई हो, उनको खुश करना पड़ता है। जैसे अगर कोई राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि पूरी प्रजा क्या करती थी, हर काम वो मतलब जो भी वो काम करती थी इस मोटिव से करती थी कि उनके राजा खुश होंगे, है ना। तो वैसे ही बिजनेसमैन भी सारे यही कोशिश करते हैं कि उसकी जो कस्टमर है वो उनसे खुश रहे, ठीक है। A customer would buy from the firm that offers the highest customer perceived value, that is customer evaluation of the difference between all the benefits and all the cost of market offering, that is relatively to those of other firms. Many people prefer to buy sweets from Haldiram stores as compared to other sweet shops because of higher perceived value. अब देखो क्या है, इसमें बोला है कि हल्दीराम, बहुत लोग होते हैं जो हल्दीराम को मतलब हल्दीराम से स्वीट लेना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों? अभी देखो, अभी टाइम पे अभी दिवाली भी आ रही है, तो ज़्यादातर दिवालियों पे क्या होता है कि हमारे स्वीट्स आते हैं घर पे, है ना, गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं, तो वो ज़्यादातर किस चीज़ के होते हैं? हल्दीराम के होते हैं और बीकानेर के होते हैं, बीकाजी के होते हैं, पर ज़्यादातर ये हल्दीराम ही चलता है ना। तो वो क्यों चल रहा है? क्योंकि उसने, हल्दीराम ने क्या किया है, लोगों का ट्रस्ट जीता है ना। तो लोगों का ट्रस्ट उसने कैसे जीता? अच्छे प्रोडक्ट्स देके, है ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस रिलेटिव टू हिज एक्सपेक्टेशन। इफ परफॉर्मेंस नीड्स एक्सपेक्टेशन, द कस्टमर वुड बी डिलाइटेड, ही वुड बिकम अ लॉयल कस्टमर एंड प्लेस रिपीट ऑर्डर्स विद द फर्म। That is why modern marketers place greater emphasis on customer relationship management. देखो, अब क्या होता है कि कस्टमर, मैं एक एग्जांपल दूंगी, तुम लोग बताना उसके बारे में, ठीक है। लाइक अभी बहुत टाइम पहले, एक टाइम पे नेस्ले की मैगी बंद हो गई थी, है ना, याद है? हेलो हेलो हाँ, पढ़ाओ सुन रही हूँ। हाँ, याद है मुझे भी। हाँ, तो मैगी क्या होती है, बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें लेड मिलने शुरू हो गए थे। तो जब वो बंद हो गई, उसके बाद जब वो दोबारा चालू हुई थी, लाइक मैगी ने फिर दोबारा अपना चेकिंग करवाई अपनी, फिर उसके बाद जब वो सही साबित होके आ गई थी वापस मार्केट में, उसके बाद भी बहुत टाइम तक, मतलब साल भर तक उसकी सेल्स उतनी नहीं बढ़ी थी और टाइम के मुताबिक, है ना। तो बहुत टाइम तक, मतलब साल भर तक उसकी सेल्स उतनी नहीं बढ़ी थी। वो क्यों? क्योंकि कस्टमर को क्या था कि कस्टमर को नेस्ले पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, और मैगी तो बहुत ही फेवरेट है सबकी, है ना, अभी भी है, तो अभी तो बहुत ही है और भी ज़्यादा है। तो हमारा क्या था, कस्टमर का उसका ट्रस्ट था, पर उसने कुछ ऐसा कर दिया, मतलब लीड मिलने से क्या हुआ कि कस्टमर का ट्रस्ट टूट गया। इसीलिए वो उसके वापस आने के बाद भी कस्टमर उस पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाई, क्योंकि उसने एक बार हमारा एक्सपेक्टेशन, जो हमारी ट्रस्ट थी, वो हमने तोड़ दी। हमने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ कर जाएगा, इतनी बड़ी गलती कर जाएगा अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो इस वजह से उसने अपनी साल भर की सेल्स खो दी, है ना। पहले के मुताबिक उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। तो इसी वजह से कहते हैं कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक हम अगर परफॉर्मेंस कर सकें तो हमारी जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। जैसे कि अमेज़ॉन्स हो गए, फ्लिपकार्ट्स हो गए, जो सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हो गए, वो क्या थी, पहले के टाइम पे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा, है ना। पर अब क्या है कि अब जब इतना चल गया है, तो किसी ना किसी ने एक बार तो जोमेटो पे ऑर्डर किया होगा। वैसे तो सब नहीं किया होगा और बहुत बार किया होगा, पर कह रही हूँ मैं, मतलब और भी, हमारी बात नहीं कर रही मैं, और लोगों की भी बात कर रही हूँ। अगर जोमेटो पे ऑर्डर ना भी किया हो तो एक दो बार तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या शॉपिंग तो की ही होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो मंगाया ही होगा। तो किस लिए? क्योंकि कस्टमर को एक्सपेक्ट नहीं था उस टाइम पे जब ये सब शुरू हुआ,
डिजिटली सब शुरू हुआ तब कस्टमर को एक्सपेक्ट नहीं था कि घर बैठे बैठे भी सामान आ सकता है। तो कस्टमर वो इसीलिए चल गया क्योंकि उन्होंने क्या किया, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के बढ़कर, उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर उन्होंने परफॉर्म कर दिया। इसीलिए कस्टमर अब क्या है, बहुत सेटिस्फाइड है इस चीज़ से कि घर बैठे बैठे सारा सामान मिल जाता है ना। तो क्या हो गई, अब अमेज़ॉन ही सबसे ज़्यादा रेट पे चल रहा है। सब बाकी डिजिटल शॉपिंग प्लेटफॉर्म से, है ना। तो अमेज़ॉन की क्या हो गई, अब लॉयल कस्टमर्स बन गई है कि अमेज़ॉन पे अच्छा मिलता है, हम उनसे लेंगे, ठीक है। तो वो लॉयल कस्टमर बन गई है और वो बहुत तेज़ी से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर रही है, न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट भी कर रही है। तो क्या हो रहा है, जो लॉयल कस्टमर है वो बार बार ऑर्डर करती रहेगी, है ना। हमने एक बार मंगाया अमेज़ॉन से, हमें अच्छा लगा, हमने दूसरी बार मंगाया, वो भी अच्छा प्रोडक्ट था। तो अब हमने क्या देखा कि अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है तो हम बार बार उसी से ही मंगाएंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर लॉयल कस्टमर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, बार बार ऑर्डर करते हैं और फिर नए कस्टमर भी हमारे अट्रैक्ट करते हैं वही लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डिलाइट। ये भी वही चीज़ है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे हमारे परफॉर्मेंस अगर हम कर जाएं तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है। और अगर वो हम एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाए तो क्या होगा कि हम अपनी सेल्स भी खो देंगे और फ्यूचर प्रॉफिट्स तो खो ही देंगे, पर अपनी जो सेल है वो भी खो देंगे, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर देना, ठीक है। तो माइक खोल दो। शॉपकीपर ए है, ठीक है, शॉपकीपर ए है और तुम्हें स्वीट्स की शॉप है, ठीक है। तो अब तुमने बोला जाके कि भैया मुझे एक किलो लड्डू चाहिए, ठीक है। तो अब उस लड्डू चाहिए तुमने बोला, ठीक है। फिर उसके बाद उसने पूछा कौन सा लड्डू चाहिए, कैसा लड्डू चाहिए, है ना। तो तुमने बोला कि भैया उतना तो मुझे पता नहीं है, आप बता दो कौन सा अच्छा है, फिर मैं बता दूंगी आपको कि कौन सा लेना है मेरे को। तो आपको उस शॉपकीपर ने बताया, बहुत अच्छे से बताया कि ये बहुत अच्छा है और ये चीप रेट में है, कौन सा चीप रेट में है, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल होती है ना। उसने सब कुछ बताया, ठीक है। और फिर आप उस हिसाब से आपको पसंद किया आपने और लेके आ गए, ठीक है। अब देन नेक्स्ट शॉपकीपर बी है, ठीक है। आपका फ्रेंड गया वहाँ पे और उसको भी लड्डू लेने थे और उसने भी पूछा शॉपकीपर से कि मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए। शॉपकीपर ने पूछा कौन से चाहिए। अब उसने भी यही बोला कि मुझे तो पता नहीं है उतना, आप बताओ कि आप बता दो, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कौन सा चाहिए। अब शॉपकीपर ने बोला कि भैया उतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बहुत कस्टमर दिख रहे होंगे आपको, लाइन में भी हैं और भी लोग हैं, तो आप खुद देख लो कौन सा चाहिए और मुझे बता दो। तो उसने नहीं बताया, उसने मतलब रूडली बात भी नहीं की, पर उसने नहीं बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो आपका फ्रेंड था वो अपने हिसाब से लेके आ गया, लड़ नहीं पाया, वो आ गया, ठीक है। अब वो जब आ गया फिर उसके बाद आप बहुत दिनों बाद, फिर कुछ दिनों बाद आप मिले अपने फ्रेंड से और फिर आपके फ्रेंड ने ये बात आपको बताई कि भाई मैं पता है मैं एक कस्टमर के एक शॉप पे गया था, उसने मेरे से ऐसे बात की, बताया भी नहीं मुझे, और फिर घर जाके मुझे डांट पड़ी कि कैसे लड्डू लाए ये एंड ऑल, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने उसको बताया कि अरे तेरे साथ ऐसा हुआ, पर पता है मैं एक शॉप पे गया था और उसने बहुत अच्छे से बताया मुझे। तो और फिर उसके बाद है ना, तो आप बताओ कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम जाना हो तो आप किसके पास जाओगे, शॉपकीपर ए के पास जाओगे या शॉपकीपर बी के पास जाओगे? शॉपकीपर ए, हाँ, क्यों जाओगे? क्योंकि उसने अच्छे से बताया ना हर चीज और फ्रेश भी दिया सब कुछ। हाँ, और आपका इसीलिए जो फ्रेंड जाएगा वो किसके पास जाएगा? वो भी एक ही आएगा। ए के पास ही जाएगा। तो अब अगर हम बात करें शॉपकीपर बी की बात करें तो वहाँ पे क्या था कि उसने रूडली बात की, वो कस्टमर रिलेशनशिप नहीं बना पाया, है ना। रूडली बात नहीं की, सॉरी, उसने बताया नहीं कस्टमर को, तो वो कस्टमर रिलेशनशिप नहीं बना पाया।
अब जब लेकिन कस्टमर, उसकी सेल्स हाँ सेल्स उस टाइम पे ज़्यादा थी, तो अब कस्टमर को क्या हुआ कि कस्टमर अब उससे नाराज़ हो गई। अब उसने क्या किया, फिर उसने अपने आपके फ्रेंड ने आपसे शिकायत करी, है ना। और फिर आपने जब उसको बताया कि दूसरे शॉपकीपर के पास बताया, जो कि बहुत अच्छा था, तो वो उस पर ट्रांसफ़र हो गया, शॉपकीपर ए के पास ट्रांसफ़र हो गया। तो क्या हुआ, शॉपकीपर बी ने क्या किया, अपना एक कस्टमर खो दिया, है ना। अब अगर उसका ऐसा ही बिहेवियर चलता रहा तो वो आगे और भी कस्टमर खो देगा, ठीक है। तो उसने अपना एक कस्टमर खो दिया, फ्यूचर कस्टमर्स भी खो देगा, और फ्यूचर अगर कस्टमर खो देगा तो फ्यूचर सेल्स तो उसकी होगी नहीं, और फ्यूचर सेल्स नहीं होगी तो उसकी प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेगी, और प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेगी तो उसका मार्केट, उसका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके अगर हम कस्टमर रिलेशनशिप ही नहीं बना पाए तो हम कस्टमर खो देंगे, और अगर हम कस्टमर खो देंगे तो हमें फ्यूचर प्रॉफिट्स, आगे हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये हमारी शॉपकीपर बी की बात थी। अगर अब हम शॉपकीपर ए की बात करें तो क्या हुआ कि उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया और कस्टमर रिलेशनशिप बनाया, तो आप जो थे आप उसके कस्टमर थे, तो आप उसके कस्टमर बने रहोगे, है ना। तो आप क्या हुए, उसके लॉयल कस्टमर रहे, और आपने क्या किया, फिर अपने फ्रेंड को भी उसका कस्टमर बना दिया। तो आपने क्या किया, आपने एक कस्टमर लेके आए, आप कस्टमर तो बने ही रहे, रिटेन कस्टमर रहे आप, और आपने कस्टमर लेके भी आ गए, न्यू कस्टमर लेके आ गए आप। तो उसका क्या हुआ, अब शॉपकीपर ए का क्या हुआ, उसका कस्टमर रहा जो था पहले, वो कस्टमर है ही है, और फिर उसका न्यू कस्टमर भी आ गया। तो ऐसे ही उसको क्या होगा कि वो कस्टमर आते रहेंगे उसके, और फिर आगे उसकी सेल्स बढ़ती रहेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगर वो सेल्स भी उतने ना बढ़ा पाए पर फिर भी उसके प्रॉफिट्स, ओवरऑल प्रॉफिट्स बढ़ पाएंगे, क्योंकि सेल्स, अगर सेल्स में क्या करते हैं हम, डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा बढ़ाते हैं ना, तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। समझ आई? हाँ समझ आ गया।